हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक को जारी रखेंगे और इसमें आज हम उपविषय कंपनी का फैलता शासन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था ना कि व्यापार से युद्धों तक किस तरीके से कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से एक एकाधिकार हासिल कर लिया ताकि वो पूर्व के देशों से व्यापार कर पाए। फिर धीरे धीरे जब वो भारत में आए व्यापार करने के लिए उन्हें यहाँ पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। फिर धीरे धीरे उन्होंने किससे औरंगजेब से एक फरमान जारी कर लिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी रियायतें ले ली। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद हमने पिछली बार पढ़ा कि किस प्रकार से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इन रियायतों को देने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई की और उसको हरा दिया, उसकी मृत्यु हो गई। फिर तो धीरे धीरे बंगाल की दीवानी यानी बंगाल का शासन अब अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया और धीरे धीरे ये शासन फैलता ही चला गया। तो चलिए आज की वर्कशीट समझते हैं। आरंभिक काल यानी शुरुआत में कंपनी ने कैसे कैसे अपना कब्जा फैलाया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। यानी अब जब उन्हें धीरे धीरे कब्जा मिल रहा था ना बक्सर की लड़ाई के बाद, तो जो बंगाल के नवाब बने उन्होंने सीधे सीधे बंगाल की दीवानी यानी भू राजस्व एकत्रित करने का अधिकार सीधा सीधा कंपनी को दे दिया। यानी कंपनी ही अब नवाब बन गई। तो कंपनी के तो खुद तो हर जगह नहीं शासन चला सकती थी ना, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि जो होते थे, जिन्हें रेजिडेंट कहते थे, उन्हें वहाँ उन्होंने तैनात कर दिया। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी अब धीरे धीरे दखल देने लगे थे। यानी जो छोटी छोटी रियासतों के राजा थे ना, उनके मामलों में भी ये कंपनी के जो रेजिडेंट हैं ये हस्तक्षेप करने लग गए, इंटरफेरेंस करने लग गए। जैसे कि अगला राजा कौन होगा या किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने एक सहायक संधि बनाई, एक ऐसी योजना बनाई कि जिससे धीरे धीरे जो बाकी की रियासतें थीं, भारतीय रियासतें, वो भी कंपनी के कब्जे में आ गईं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी। अब ये सहायक संधि थी क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जैसे कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी उनकी सहायक संधि को मान लेती थी, उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी उसकी सेना नहीं रहेंगी, फिर उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को फिर एक रकम चुकाते थे, रकम देते थे। और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे यानी नहीं देते थे, तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। इसीलिए इस तरह से धीरे धीरे कंपनी का शासन फैलता गया। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली ने गवर्नर था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके कंपनी ने वहां के नवाबों से छीन लिए। फिर इसके बाद तो इस अप्रत्यक्ष तौर पर यानी इनडायरेक्ट वे से शासन करना और रियासतों को अपने कब्जे में लेना, इसके अलावा धीरे धीरे कंपनी ने सीधी लड़ाई यानी प्रत्यक्ष लड़ाई शुरू कर दी वहां के नवाबों से। तो देखें कैसे इसको हम 2 उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया, यानी नवाबों से डायरेक्ट उन्होंने लड़ाई भी लड़ी।
इसे हम निम्नलिखित दो उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे पहला है कि मैसूर का टीपू सुल्तान। मैसूर के साथ क्या हुआ? हैदर अली जो कि 1761 से 1782 तक नवाब रहे, ये कहाँ पर थे? हैदराबाद में। और हैदराबाद के पास हैदराबाद तो नहीं, लेकिन मैसूर जो है वो इलाका कर्नाटक में, वर्तमान में कर्नाटक में है। उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जो कि 1782 से 1799 तक सुल्तान बने रहे, उन जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। अब क्या हुआ कि मालाबार तट पर होने वाला, मालाबार कहाँ पर है मैंने आपको समझाया, पहले बताया है कि केरल का जो तट कहलाता है, केरल आज का जो केरल है वहाँ का जो तटीय इलाका है वो मालाबार तट कहलाता है और वो कर्नाटक के पास में ही। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, यानी उस पर कंट्रोल किसका था? मैसूर रियासत का था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। फिर 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। वो व्यापार उन्होंने, टीपू सुल्तान ने रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। फिर सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण वो करने लगे, यानी नए नए हथियार अपनी सेना को वो देने लगे और उनसे वो आपस में मिलकर ट्रेनिंग भी लेने लगे। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। इसलिए मैसूर के साथ फिर अंग्रेज़ों की 4 बार, देखिए जैसे 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 1792 और फिर 1799, यानी 4 बार उनकी लड़ाई हुई। और श्रीरंगपट्टनम की जंग जो कि 1799 में हुई, उसमें टीपू सुल्तान हार भी गए और मारे भी गए। और फिर इसके बाद तो मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों सौंप दिया गया, जो कि अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली थी, और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं मराठों का, मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी के आखिर में, मैंने समझाया था 18वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है, यानी 1700 से 1799 का समय, एक पहले करके बोलते हैं। कि आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी, क्योंकि मराठे बहुत ताकतवर थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि इसमें मराठों की हार हुई थी। फिर उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया ताकि उनकी शक्तियां बढ़ जाएं। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा, जो कि सर्वोच्च मंत्री होता था, उसके अंतर्गत एक राज्य मंडल, जिसे कन्फेडरेसी भी कहते थे, उनके सदस्य होते थे। ये पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख भी होता था, जो कि पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ भी थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखिए कैसे उनकी ताकत को कैसे छीना कंपनी ने। पहला युद्ध जब 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, तो इसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया था, यानी ना कोई जीता ना कोई हारा। लेकिन जब दूसरा अंग्रेज और मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ, कई मोर्चों पर लड़ा गया, यानी कई जगहों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को अंग्रेजों ने पूरी तरह से कुचल दिया। फिर इसके बाद पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया, और अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। तो इस तरह से कंपनी ने अपने शासन को अप्रत्यक्ष रूप से भी और प्रत्यक्ष रूप से भी फैलाकर बहुत लगभग पूरे भारत में कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर।
तो पहला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। इसका उत्तर है कि कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप दी थी। जो रियासत इस संधि को मान लेते थे उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का कोई अधिकार नहीं था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे, मतलब क्यों गुस्सा थे और इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो अंग्रेज टीपू सुल्तान से निम्नलिखित कारणों से आग बबूला थे। पहला, सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। दूसरा, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। और तीसरा कारण था कि सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। और इस लड़ाई के परिणाम में मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, यानी 4 बार लड़ाई हुई। फिर तीसरा प्रश्न है कि मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे, यह संघ किस प्रकार से शासित था। तो मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले थे। यह सारे सरदार एक पेशवा यानी सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक राज्य मंडल कन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख भी होता था और पुणे में रहता था। और चौथा और अंतिम प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो अंग्रेज़ों और मराठा के बीच 3 युद्ध हुए। दूसरे युद्ध के बाद से उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए। तीसरे युद्ध के अंत में तो मराठों की ताकत को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से कुचल दिया। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया और इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को अपने अधीन कर लिया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझिएगा और पूरे ध्यान और मन लगा के पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा। लेकिन अगर कोरोना वायरस से बचना है ना तो मास्क जरूर लगा के रखिएगा, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।